बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ पद्य खंड का 8वां पाठ, कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा पाठ कैफी आज़मी का लिखा हुआ पाठ है, जो कि हकीकत फिल्म के लिए लिखा गया था। फिल्म की युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि को दिमाग में रखकर, सोच में रखकर, युद्ध भूमि में रहने वाले जो सैनिक होते हैं, उन सैनिकों की आवाज़ में मुखरित है ये गीत। जिन सैनिकों पे हमें गर्व होता है कि जो अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करके अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह निभाते हैं कि जीवन की अंतिम सांस लेते समय भी अगर उनका वो कार्य अधूरा रह जाता है तो अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे इस अधूरे कार्य को तुम पूरा कर देना। हम सैनिक हैं, हमारा ये दायित्व है इस कार्य को पूरा करना। इस भावना से कैफी आज़मी ने सैनिकों के हृदय के भाव को बड़े सुंदर ढंग से कविता में व्यंजित किया है। और जो सबसे ज़रूरी बात है जानने की, वो ये है कि इस कविता की जो पृष्ठभूमि है वो भारत चीन युद्ध पर आधारित है। देश को आज़ादी मिलने के कुछ समय बाद ही भारत को कमज़ोर जानकर 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भारतीय लोगों ने अपना बलिदान देकर देश की रक्षा की और इसी पृष्ठभूमि को आधार में रखकर चेतन आनंद ने हकीकत फिल्म बनाई, जिसमें भारत चीन युद्ध की वास्तविकता को दिखाते हुए दर्शकों के लिए जो ये गीत डाला, जो दर्शकों का मन मोह लेती है। तो बड़ा जीवंत रूप उसमें ये दिखाया गया है कि सैनिक किस तरह अपने प्राणों की बलि देकर अपनी जिम्मेदारियों को भी महसूस करते हुए दूसरों के कंधों पर रख कर ये कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि मैं तो जा रहा हूँ मगर ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो अपने साथियों को संबोधित करते हुए यहाँ पर बताया गया है। तो मैं कविता का भावार्थ लेकर आपको समझाती हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यहाँ पर कैफी आज़मी ने सीमा पर जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं से, सीमा पर हमारे जो शत्रु हैं वो हमारे दुश्मन चीनी सैनिकों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसमें से कुछ सैनिक घायल होते जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हर एक का एक है। मृत्यु निकट है, फिर भी अपनी अंतिम इच्छा अपने साथियों के साथ अभिव्यक्त करते हुए सैनिक कहते हैं कि कर चले हम फिदा, कि हमने तो अपनी जान कुर्बान कर दी, सारा जीवन इस अपना भारत माता पर कुर्बान कर दिया, लेकिन अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इस कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी जो मैं अधूरी छोड़ रहा हूँ वो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस कार्य को पूर्ण करो। फिर उन्होंने कहा, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। अब सीमा पर जहाँ
तापमान बिल्कुल निम्न होता है, माइनस में होता है, वहाँ शत्रुओं का मुकाबला करते हुए सैनिकों की जिस सांसें हैं वो रुकने लगती हैं। वातावरण अनुकूल नहीं होता, भयानक ठंड होती है, तापमान में बहुत गिरावट होती है और ठंड के कारण नब्ज यानी नाड़ियों में जो खून है वो भी जम जाते हैं, जमने लगते हैं। वो कहते हैं कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सांसें अंतिम सांस गिनते गिनते आगे बढ़ते जा रहे हैं। नाड़ियों के भीतर का जो खून है वो ठंड के कारण जम गया है, जम जा रहा है, लेकिन हृदय में जो भावना है वो कम नहीं हो रही। प्राणों की बलि देने के लिए जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को भी वो भली प्रकार निभाते हैं और निभाते हुए कहते हैं कि फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कि हम अपने सैनिकों दुश्मन के लिए निशाना बन करके एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने अपने कदम पीछे नहीं रोके हैं, पीछे नहीं हटाए हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। और इस हिम्मत पर, इस ताकत पर अगर सर कट जाए, अगर सर कटाना पड़ जाए तो वो भी, उसका भी उन्हें दुख नहीं है, तो कुछ गम नहीं, यानी कोई दुख नहीं है। सर काटने की नौबत आ जाए, प्राणों की बलि देनी पड़ जाए तो भी मंजूर है, तो भी मंजूर है कि उसे जरा भी दुख नहीं है, कोई गम नहीं है। लेकिन हिमालय के मस्तक को कभी झुकने नहीं देंगे, भारत माता के मुकुट को कभी झुकने नहीं देंगे। ये सैनिकों की ताकत है, इसे हिम्मत कहते हैं, ये उनकी लालसा है। और कहते हैं यही लालसा मरते मरते रहा बांकपन साथियों। तो बांकपन मतलब जवानी का जोश, मृत्यु की अंतिम सांसें, सीने में गोली खा करके मृत्यु की अंतिम सांसें गिनने वाले सैनिकों के भीतर भी जो जोश है वो कम नहीं हुआ है, वो जोश कम नहीं हुआ है। वो अंतिम सांस तक एक एक को गिनकर मारने के लिए अपने भीतर का जो जोश है, अपना दुख भुला के, अपना गम भुलाकर वो अपने जोश में आगे बढ़ते जाते हैं। तो कहते हैं मरते मरते रहा बांकपन साथियों, मृत्यु की अंतिम सांसें गिनते गिनते भी वो जोश कम नहीं हुआ है, वो ताकत कम नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं मर जाऊं, अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरे प्राण निकल जाते हैं, मेरे प्राणों की अंतिम सांसें चल रही हों, तो ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है साथियों। इसलिए तुम्हें इस कार्य को पूर्ण करना है। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें कुछ हो जाए तो अगले साथी की जिम्मेदारी है। ऐसे कहते हुए वे अपने साथियों को उत्साह देते हुए उद्बोधन करते हैं, बुलावा देते हैं कि आओ, आह्वान करते हैं कि आओ अब हमारे कंधे की जिम्मेदारी को लो और प्राणों को देते हुए इस भारत माता की रक्षा का जो भार है उसे अपने कंधों पे ले लो। तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कि अब जो देश की जिम्मेदारी की भावना है उसको मैंने तुम्हारे कंधे पे डाला, क्योंकि मैं तो छोड़कर देश जा रहा हूँ, मेरी तो अंतिम सांसें चल रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। इसलिए तुम इस जिम्मेदारी को पूरा करो। तो ये जोश कैफी आज़मी ने सैनिकों के इस जोश का परिचय कविता के शब्द शब्द से भर दिया है। एक एक जो शब्द हैं उनके भावों में भर दिया है। जैसे नब्ज जमती गई, नाड़ियों के खून जम गए हैं लेकिन जोश नहीं रुका। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, मृत्यु की अंतिम सांसें गिनते हुए भी जोश कम नहीं हुआ है, हिम्मत कम नहीं हुई है। फिर इन्होंने आगे
जो मुख्य रूप से कविता में विशेष अर्थ के रूप में जोड़ा है, वो विशेष अर्थ है कि घायल सैनिकों की जो अंतिम इच्छा है वो ये है कि देशवासियों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, उनके साथियों का कर्तव्य है। अगर कोई एक व्यक्ति इस समय अपने की प्राणों को हंसते हंसते देश के नाम न्यौछावर कर दिया है तो ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है, तो इस जिम्मेदारी को उसका अगला साथी उठाएगा। तो ये हुआ देश की रक्षा के लिए प्रेरित करने का भाव कि किसी एक की जिम्मेदारी से ये देश नहीं जीतेगा, हम सब की जिम्मेदारी से देश जीतेगा। तो ये भावना लेकर कैफी आज़मी ने सैनिकों के हृदय के भाव को यहाँ व्यक्त किया है। फिर उर्दू शब्दों का प्रयोग हिंदी में, उर्दू शब्दों का हिंदी में प्रयोग भाषा की मिठास को बढ़ा देता है। नब्ज जमती गई, यानी कितने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है शब्दों का प्रयोग करके कि उर्दू शब्दों की जो बहुलता है वो हिंदी की मिठास को और बढ़ा देता है और उसमें रस घोल देता है। और युद्ध क्षेत्र का जो साकार चित्र बनाया है कवि ने कि एक एक व्यक्ति का दृश्य आंखों के सामने घूम जाए, ये है रण क्षेत्र का दृश्य जो कवि ने अपने हृदय में अनुभव किया और कविता के शब्दों में बांधकर हमारे सामने रख दिया। वीर रस की प्रगाढ़ता है क्योंकि ये युद्ध का वर्णन है, तो वीर रस की भावना इसमें होगी। लेकिन शैली की बात करें तो ये संबोधन शैली है, इसमें आह्वान किया गया है, संबोधित किया गया है और अपने साथियों को जगाया गया है, सोतों को जगाया गया है कि इस देश की रक्षा का भार जो है तुम्हारे कंधों पर है। मैं जिस अधूरी जिम्मेदारी को छोड़कर अंतिम सांसें गिन रहा हूँ, उस कार्य को पूर्ण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये हो गई संबोधन करने वाली शैली। फिर अलंकार की बातें अगर करें तो मरते मरते रहा, तो मरते मरते मतलब अंतिम सांसें गिनते समय भी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और कदम को में अनुप्रास, सर हिमालय का अर्थात देश की आन बान का। सर की बात अगर करें तो हिमालय हमारे देश का मुकुट है, आन बान और शान का प्रतीक है। तो इन्होंने इसीलिए कहा कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, यानी हिमालय के सर को यहाँ पर देश की आन बान और शान का प्रतीक माना गया है। तो भाषा को प्रतीकात्मक मोड़ दे करके उसके सौंदर्य को कवि ने यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें सुंदर सुंदर जो शब्द हैं पिरो करके कैफी आज़मी ने कविता के भावों को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। तो ये पहला वाला इसका जो अनुच्छेद है वो पूरा हो गया। मैं अब दूसरे को समझाने चल रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि पहला वाला आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं दूसरे अनुच्छेद को पढ़ती हूँ, पद्यांश का दूसरा अंश पढ़ती हूँ। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने के रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है, भावनाएं दिखाई हैं कि जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर, यानी अगर मनुष्य बन के सिर्फ जीवन जीने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं तो बहुत समय मिलेगा, बहुत वक्त मिलेगा इस चीज के लिए। उसी भावना को व्यक्त करते हुए कवि ने यहाँ पर कहा है कि देश की रक्षा के लिए शत्रुओं से मुकाबला करते हुए जो घायल सैनिक हैं, वो सैनिक देशवासियों से कहते हैं कि मनुष्य को जिंदा रहने का मौका तो बार बार मिल जाता है, जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर, यानी मनुष्य को जिंदा ही रहना है
तो उसके अवसर तो बार बार मिलेंगे। सिर्फ अगर जीवन जीने के लिए मनुष्य बने हैं तो वो तो बहुत बार मौका मिलेगा, परंतु अगर प्राण देने की बात करें, जान देने की रुत रोज आती नहीं। लेकिन अगर प्राणों के न्यौछावर करने की बात करें, देश की रक्षा की बात करें, अगर देश की सुरक्षा के लिए हम तत्पर हों, उसकी सुरक्षा की बात करें, तो ये मौके बार बार नहीं मिलते। जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत मतलब ऋतु, मौसम, यानी कि अगर प्राणों के देने की बात करें तो ये रोज नहीं देना है। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि प्राणों को न्यौछावर करना पड़े, तो उस न्यौछावर करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे सैनिकों के मन की भावना यही है कि अगर ये अवसर प्राप्त हुआ है, प्राणों को देने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें। हुस्न और इश्क, तो हुस्न का मतलब होता है सुंदरता, इश्क का मतलब होता है प्रेम, और रुसवा का मतलब होता है बदनाम। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि अगर हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, अगर देश के लिए कुछ करने, बलिदान देने का अवसर प्राप्त हो गया है, तो अपनी जान को न्यौछावर करके, अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस अवसर को प्राप्त करना चाहिए। तो उन्होंने यही समझाया है कि अगर सैनिक ऐसा नहीं करेंगे तो देश की सुंदरता, देश के प्रति प्रेम की भावना, दोनों को बदनाम करेंगे। हुस्न और इश्क यानी इस देश के सौंदर्य और इस देश के प्रेम करने की भावना को बनाए रखने के लिए, इसे बदनाम न करना हो, इसको सदैव जीवित रखना हो, तो उन्होंने कहा कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। उन्होंने कहा ऐसी युवावस्था बेकार है। इस युवावस्था का कोई मतलब नहीं है कि जिस युवावस्था में व्यक्ति ये कार्य न कर सके, वो जवानी किस काम की है। वो जवानी अगर युवावस्था मिली है तो खून से रंगे हुए रंगने का अगर अवसर आपको प्राप्त हो गया है तो उससे कभी भी मत चूकिए, कभी भी उससे दूर मत जाइए। ये अवसर कभी कभी ही मिलता है। देश के लिए कुछ करने का, बलिदान देने का अवसर जो जवान नहीं करता और अपनी जान बचाता फिरता है, ऐसे सैनिक की जवानी और जोश दोनों ही देश के सौंदर्य और प्रेम दोनों को कलंकित कर कलंक साबित होते हैं, दोनों के लिए कलंक साबित होते हैं। तो इसलिए कवि ने कहा आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। आज ये धरती जो है दुल्हन की तरह दिखाई पड़ रही है, और दुल्हन की सुरक्षा का भाव लेकर के अगर सैनिक उनके डोली के कहार हैं तो उन्हें आगे बढ़ना होगा। अब इसकी रक्षा, कवि कहते कि अब इसकी रक्षा का भार, इस भारत माता रूपी दुल्हन की रक्षा का भार जो है अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे ऊपर है ये दायित्व निभाना, और इस दायित्व को मैं तुम्हारे कंधों पे सौंप कर दुनिया से विदा हो रहा हूँ। यानी प्राण देने वाला जो सैनिक है अपने इस दायित्व को दूसरे के कंधों पे रख कर दुनिया से विदा होने का जा रहा है, और कह रहा है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि अब ये देश जो है मैंने तुम्हारे हवाले छोड़ दिया है, तुम इसकी रक्षा करो। ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, ये जिम्मेदारी अभी पूरी नहीं हुई है, इसे पूरा करना तुम्हारा दायित्व है, ये तुम्हें करना है। तो ये कवि समझाते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
ये धरती जो है वो दुल्हन की तरह दिखाई पड़ रही है। तो कितना सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है कि जिंदा रहने का मौसम बहुत है, मगर जीने का अवसर तो बहुत मिलेगा। अगर मनुष्य बनकर खाना, सोना और जीवन पालन करना है तो वो अवसर की कमी नहीं है, कभी भी मिल सकता है। लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। प्राणों को न्यौछावर करने का मौका बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। इसलिए हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। जो व्यक्ति, जो सैनिक ऐसा नहीं कर पाता, वो इस देश को के स्वरूप को, उसके प्रेम को पूरी तरीके से बदनाम करता है। कितनी सुंदर ढंग से उन्होंने कहा कि ये धरती जो है वो दुल्हन है, और उस दुल्हन की रक्षा के लिए उसकी डोली को उठाने वाले सैनिक ये कहार हैं, जिनके ऊपर इस दुल्हन की जिम्मेदारी है। दुल्हन की जिम्मेदारी है, ये है। तो उन्होंने, कवि ने कहा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि साथियों अब तुम्हारे हवाले ये देश छोड़ के मैं जा रहा हूँ। इसकी रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पे है। इस जिम्मेदारी को उतनी ही मजबूती से उठाना जैसे मैंने अपने प्राणों को बलि दी। हम में से हर एक अपने प्राणों को बलि देगा, लेकिन इस भारत माता पर आंच नहीं आने देगा। ये सीख दी है उस मरते हुए सैनिक ने, जो अपने कर्तव्य, अपने दायित्व, अपने कर्तव्य को की जिम्मेदारी को एहसास करा रहा है दूसरे के कंधों पर डालकर कि अभी ये पूरा नहीं, इसे तुम पूरा करो, तुम सैनिक हो। तो यहीं पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इतने सुंदर ढंग से कैफी आज़मी ने यहाँ पर वर्णन किया है। और उर्दू शब्दों के प्रयोग से देखिए, हुस्न, इश्क, रुस्वा, रुस्वा मतलब बदनाम, खू मतलब खून, रुत, ऋतु। तो इस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग कर भाषा की मिठास को बढ़ा दिया है। घायल सैनिकों की अंतिम इच्छा, देशवासियों को देश की रक्षा के लिए प्रेरित करने का जो भाव है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि सैनिकों की जिम्मेदारी है क्या? भारत माता की रक्षा का दायित्व उठाना, भारत माता के लिए अपनी एक एक सांसों को न्यौछावर कर देना। अगर हम में से कोई, यानी सैनिक कहते हैं, अगर हम में से कोई भी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाता, शहीद हो जाता है, तब भी वो जिम्मेदारी उसी तरह आगे आने वाले सैनिकों के कंधे पर डाल दी जाती है, और उतनी ही खुशी खुशी वो अपने प्राणों को बलि देके उस दायित्व को निभाता है। यही यहाँ पर कैफी आज़मी ने कहा है कि एक साथी अपने एहसास को अपने साथियों में बांट रहा है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि मित्रों अब तुम्हारे हवाले ये देश छोड़ के मैं जा रहा हूँ, तुम इस भार को उठाओ। तो घायल सैनिकों की जो इच्छा है, कैफी आज़मी ने देशवासियों की सुरक्षा के लिए जो भावनाएं हैं, उन देशवासियों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करने का जो भाव है, उसका वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में किया है। युद्ध क्षेत्र का वर्णन है। युद्ध क्षेत्र में जिस तरीके से कवि ने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है कि किस तरह युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक होता है, वो सैनिक किस तरह से अपने भावनाओं को अपने साथियों के कंधों पर डाल करके अपनी जिम्मेदारी को उठाता है, उस चीज़ को यहाँ पर कवि ने दिखाया है कि किस तरह से हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है कि वो देश की रक्षा का कार्य उतनी ही प्रसन्नता से करे जितनी प्रसन्नता से मरने वाला सैनिक अपने प्राणों की बलि दे करके कार्य को करता है। तो सैनिकों के हृदय के भाव को कवि ने यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि कैसे एक मरने वाला जो सैनिक है
वो अपने प्राणों को बलि दे करके देश की रक्षा कर रहा है। भाषा वही है, उर्दू शब्दों का प्रयोग, भाषा में वही मिठास, वही दृश्य विधान, युद्ध क्षेत्र का वर्णन, तो उसी रूप का वर्णन किया। वीर रस की प्रगाढ़ता है, यानी युद्ध भूमि का जब भी वर्णन होता है तो वीर रस की भावना का भी वीर रस भर करके वो वर्णन किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने यही भावना दिखाई है। तो और उसके बाद संबोधन शैली में मर्म स्पर्शी वर्णन दिखाया गया। संबोधन शैली में रुत रोज में रवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। जवानी जो खूं, तो जवानी जो में अनुप्रास अलंकार है। और धरती बनी है दुल्हन में, धरती का मानवीकरण के दुल्हन माना गया तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। और खून में रंगी हुई जो धरती है उसके श्रृंगार, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए भाषा में एक प्रतीकात्मक स्वरूप डाला गया है, प्रतीकात्मक रूप डाला गया है। तो ये इस तरह से बहुत सुंदर ढंग से शब्दों का वर्णन किया है। साथ ही हर बार पुनरुक्त करके मरते मरते रहा बाकपन साथियों, इस तरह से शब्दों की पुनरुक्ति करके जो वर्णन किया गया है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो भी बहुत सौंदर्य को बढ़ाता है। अब मैं इसके प्रश्नों की थोड़ी सी बात कर दूं कि किस किस तरह के प्रश्न यहाँ बनते हैं पद्यांश के अनुसार। अगर आपको पद्यांश देकर, कभी कभी पद्यांश देकर उसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और सीधे पद्यांश न देके पूछा जाए तो भी आपको उदाहरण में पद्यांश को जोड़ना पड़ता है। तो इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं मैं उन प्रश्नों को पद्यांश के आधार पर आपको बता देती हूँ। कि सबसे पहले तो एक तरीके से सोचिए कि हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें, तो पूछा जा सकता है कि हुस्न और इश्क किसका प्रतीक है, कौन रुस्वा करता है और कैसे करता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हुस्न और इश्क जो है वो भारत माता के सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है, और इसको रुस्वा बदनाम वही करते हैं जो देश के लिए अपने प्राणों को देने से जी चुराते हैं। जो सैनिक या जो मनुष्य प्राणों को बलि देने से पहले जी चुराते हैं वो इस देश को बदनाम करते हैं। बलिदान देने से जो पीछे हटते हैं वो इस देश के हुस्न और इश्क को रुस्वा करते हैं। फिर अगला प्रश्न बन सकता है कि धरती को दुल्हन रूप में क्यों कहा गया है। धरती को दुल्हन का रूप देकर कवि ने यहाँ क्या दिखाना चाहा है या क्या कहा है। तो धरती माँ को दुल्हन का रूप इसलिए दिया गया है कि जैसे डोली के कहार दुल्हन को की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं और दुल्हन को डोली में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं, उसी तरह हमारे सैनिक जो हैं वो भारत माता की डोली के कहार हैं और भारत माता जो है वो दुल्हन है। तो ये सैनिक उस भारत माता की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उसे वो भली प्रकार निभाने के लिए कहते हैं भारत माता को दुल्हन का रूप दिया गया है, और ये सैनिक उसके जिम्मेदार सैनिक हैं जो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी को उठाते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सैनिक, ये भी पूछा जा सकता है कि सैनिक किस दुर्लभ अवसर की कामना करता है, सैनिक किस तरह के दुर्लभ अवसर की कामना करता है। तो वो सैनिकों की मनोभावना हमेशा ऐसी होती है कि अगर हम सैनिक हैं तो देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें,
बलिदान कर दें, ये जज्बा उनके अंदर बना रहे, ये दुर्लभ अवसर उन्हें प्राप्त हो। सैनिक होने का ये मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि सैनिकों का ये तात्पर्य है। साथियों का संबोधन किसके लिए किया गया है, ये इसमें बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो वास्तव में साथी शब्द तो वो हुआ कि मृत्यु को जो गले लगाने वाले लोग हैं, सैनिकों के जो साथ के सैनिक हैं, अगर वो मृत्यु को गले लगा रहे हैं, अपने सहयोगी सैनिकों को साथी बुलाकर वो कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो जो उनके सहयोगी सैनिक हैं उनके लिए साथियों शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ये सारी बातें भी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी करके समझा दी, अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। फिर भारत माता का दुल्हन रूप जो यहाँ वर्णन किया गया है वो बहुत प्रिय रूप है, क्योंकि दुल्हन सबको प्रिय होती है। दुल्हन आने पर जैसे लोग पूरे घर में एक उत्साह का वातावरण होता है, उसी तरीके से दुल्हन शब्द ही एक उत्साह की भावना को दे देता है। और हमारी भारत माता अगर दुल्हन है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी तो हर भारतवासी पर होगी। तो यहाँ पर इसी नाते से भारत माता को दुल्हन कहा गया है। तो मैंने इस पाठ से पूछे जाने वाले जो छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको बता दिए हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको यहाँ पर पहला और दूसरा पढ़ा दिया है, तीसरा और चौथा अभी शेष बचा है, जिसको मैं इसके अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। और आपसे कहूँगी कि आप एक पाठ पर बने हुए जितने भी वीडियो होते हों उन सारे वीडियो को देखा करिए, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएंगे। तो अगले वीडियो को मैं अगले अंश में, इस अंश को मैं अगले वीडियो में डालूंगी। आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।